नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश जिसका अपना एक संविधान होता है और उस संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान की भी एक अपनी प्रस्तावना है। प्रस्तावना जिसे कि संविधान का सार या भूमिका के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि भारत के न्यायविद एवं प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। वस्तुतः प्रस्तावना संविधान का वह प्रारंभिक आलेख है। यूं कहा जाए कि किसी भी पुस्तक की शुरुआत में जो आलेख या प्रस्तावना होती है, जो उस पुस्तक के संपूर्ण जो अंदर सामग्री जो नीति है उसके बारे में बताती है, उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना भी संविधान के उद्देश्य, उसके क्या आदर्श है एवं क्या लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, उन सब के बारे में उल्लेख करती है या उन सब का उसमें समावेश रहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार को हमने अमेरिकन संविधान से लिया, परंतु संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है या उसका जो सार है वो ऑस्ट्रेलियन संविधान के जो प्रस्तावना है उसके समतुल्य नज़र आता है। फिर भी संविधान की प्रस्तावना का जो मुख्य स्रोत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत हमारी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान को अंगीकृत किया गया है उस समय प्रस्तावना के रूप में सामने आता है। ओके, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विषय वस्तु देखिए। वर्तमान के अंदर जो संविधान की प्रस्तावना है उसको जिस रूप में पढ़ा जा रहा है उसकी विषय वस्तु में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में यानी भारत के नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 जो कि मुख्यतः मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना मुख्यतः 4 तत्व है। इन 4 तत्वों के अंदर आप देखना कि संविधान के जो बनाए गए हैं उसके अधिकार का स्रोत क्या है, उसके बाद में भारत राष्ट्र की स्वरूप या प्रकृति क्या है, फिर संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान लागू होने की तिथि क्या है। ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों की प्रस्तावना में चर्चा की गई है। अपन नंबर 1 देखिए कि संविधान शक्ति या अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। मुख्यतः प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। अर्थात भारतीय संविधान है उसको जनता ने ही अंगीकृत किया है, उसी ने अधिनियमित एवं आत्माप्रीत किया है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित की गई है। उसके बाद भारत राष्ट्र की प्रकृति या स्वरूप की प्रस्तावना में चर्चा की गई है और उसमें कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। उसके बाद संविधान के उद्देश्य, मुख्यतः उद्देश्यों में 4 बात है। नंबर 1 न्याय, फिर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ये 4 बातें हैं वो संविधान के उद्देश्य या उसके लक्ष्यों में सम्मिलित की गई है। उसके बाद अंतिम रूप से संविधान के लागू होने की तिथि देखना, संविधान अंगीकृत अर्थात स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद यानी आंशिक रूप से हमने संविधान को उसी दिन अंगीकृत किया था, उसी दिन लागू भी कर दिया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्व के कारण से बाकी संविधान को यानी पूर्ण रूप से संविधान को परिवर्तित करने का कार्य 26 जनवरी 1950 को किया गया। प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो प्रस्तावना के मुख्य शब्द जिनका कि हम विस्तार से उल्लेख करेंगे। नंबर 1 हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि संविधान का स्रोत भारतीय जनता है तथा भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित है। ध्यान रखना चाहती हूँ, हम भारत के लोग यानी भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार प्रयुक्त हुआ है, वो लोग शब्द भी 1 बार हुआ है। अतः इस सवाल के बारे में परीक्षा में बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और इसके साथ ही हम भारत के लोग भी इसमें प्रयुक्त किया गया है। सेकंड संप्रभुता। संप्रभुता का आशय यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने मामले मुख्यतः आंतरिक मामले जिसमें देश का भू क्षेत्र और जनता आती है, बाह्य मामले विश्व के अन्य देशों के साथ में संबंधों के निस्तारण के लिए भारत स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत को यूएनओ में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी भी मामले में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। थर्ड समाजवादी। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। यद्यपि ये शब्द जोड़ने से पहले भी संविधान के भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व में भी समाजवाद के हमें दर्शन होते हैं। समाजवाद चूंकि हमने कम्युनिस्ट जो सोवियत संघ है या चीन है या अन्य देशों ने जो समाजवाद को अपनाया है, उस समाजवादी ढांचे के स्थान पर हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। 1955 में कांग्रेस के एवार्डीय देश अधिवेशन में नेहरू जी ने यही लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था और इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलेंगे, तो यही समाजवाद हमारे अपनाया गया है। परंतु 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नवीन आर्थिक नीति ने समाजवाद का जो हमारा मॉडल है उसको कुछ लचीला किया है। नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी या पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के निर्माता अर्थात संविधान निर्माता जो थे वो ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है
कि राज्य का अपना कोई राज धर्म नहीं होता। सभी धर्म को राज्य समान महत्व देता है, समान संरक्षण प्रदान करता है और साथ ही हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की स्थिति को अपनाया गया है। उसके बाद लोकतांत्रिक, है ना। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की कल्पना की है। ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। हमने अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को अपनाया, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निश्चित समय के लिए चुनाव करती है और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधि करते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भारतीय संविधान में की गई है और हमारे देश में आज भी लोकतंत्र एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा है। बिंदु 6, गणतंत्र। गणतंत्र यानी एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 राजशाही और नंबर 2 गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर से उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त करता है, जैसा कि ब्रिटेन में सम्राट। परंतु जिन देशों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जैसे कि भारत ने अपनाई है, तो उन देशों में राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए निर्वाचित किया जाता है। हमने ये शब्दावली फ्रांस के संविधान से ली थी और गणतंत्र शब्द का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में ही किया गया है। भारत 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना था। उसके बाद अगला बिंदु नंबर 7 न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। देखिए कि सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है वर्ग भेद समाज में किसी भी प्रकार से न हो तथा कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी विशेषाधिकार वर्ग का निषेध होना चाहिए और आर्थिक संसाधनों का वितरण समाज हित में हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की अर्थात जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो राज्य द्वारा उपलब्ध करवाना चाहिए। फिर है राजनीतिक न्याय, यानी सभी को समान शासन व्यवस्था में भागीदारी दी जाए। जैसे भारत में ये दी गई है, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू किया गया और साथ ही लोगों को 4 प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे चुनाव में भाग लेने का, सरकारी पद प्राप्त करने का, सरकार की आलोचना करने का, इस प्रकार के जो अधिकार है ये राजनीतिक न्याय की पुष्टि करते हैं। अगला बिंदु स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति को मूल अधिकारों के जरिए, जिनका कि उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उसे राज्य द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है और ये सुविधाएं स्वतंत्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना मुख्य रूप से गिनाई जा सकती है। उसके बाद अगला बिंदु है समानता। समता या समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए
विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी समाज में जो भी वर्ग है वो सब समान होना चाहिए। किसी एक वर्ग को आप विशेष अधिकार देंगे और बाकी को नहीं देंगे तो वो समाज विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव अर्थात लोगों में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और विकास के लिए अर्थात व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे उपबंध संविधान में किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा अर्थात स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। नेक्स्ट बिंदु बंधुत्व है। बंधुत्व से आशय है भाईचारे की भावना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि समानता के साथ समरसता की भावना, तो वो समरसता यहाँ आती है भाईचारे की भावना में। बंधुत्व में मुख्यतः हम दो बातों को सुनिश्चित करते हैं। नंबर एक है व्यक्ति का सम्मान, अर्थात व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए, उसकी गरिमा एवं उसके व्यक्तित्व को सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही देश की एकता और अखंडता। हमने शुरू में प्रस्तावना में केवल एकता शब्द को जोड़ा गया था, यानी भारत राष्ट्र का जो भूखंड है उन सब के अंदर सब में हम भारत के नागरिक हैं, ये भावना होनी चाहिए। अखंडता अर्थात जब राष्ट्र के सामने जो भी आंतरिक समस्या आई थी उन समस्याओं को रोकने के लिए अखंडता शब्द को भी संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना का महत्व है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। अर्थात हमारे संविधान के जो दार्शनिक आधार है उनमें प्रस्तावना महत्वपूर्ण है और इसमें हमारे संपूर्ण संविधान के दर्शन और साथ ही उन मूल्यों का उल्लेख हो जाता है जो हमारे संविधान को बेस या आधार प्रदान करते हैं। इसमें संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच, यानी संविधान सभा जो क्या चाहती थी, उसकी क्या सोच थी और साथ ही संविधान निर्माताओं का विजन, भावी भारत के लिए क्या आकांक्षा थी, उनका क्या विजन था, उन सब का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये संविधान की आत्मा है। उसी प्रकार से संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली या कुंजी के रूप में भी अभिव्यक्त किया था। उसका मानना था कि प्रस्तावना जो है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य, जो हमारे भविष्य फल है, अर्थात इसके अंदर संपूर्ण संविधान के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। फिर संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, अर्थात कई बार ये विवाद उभरता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1960 में एक मामला आता है, बेरूबाड़ी संघ वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु 1973 का केशवानंद भारती का महत्वपूर्ण मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग माना था। उसके बाद एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। जिस प्रकार संविधान का बेसिक ढांचे की अवधारणा जो केशवानंद भारती में आती है, 1994 में प्रस्तावना को भी उस ढांचे में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना न केवल संविधान का भाग है, अपितु ये संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसका भी एक अंग है। अगला बिंदु है कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैं बता दूं आपको कि संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, उस प्रक्रिया के तहत संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। और इतने संविधान लागू होने से लेकर आज तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976,
जिस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जो संशोधन हुआ, इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी पुकारा जाता है। संवैधानिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव इसके माध्यम से किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में भी अभी तक केवल एक ही बार यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था या संशोधन किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जिन्हें ध्यान रखना। नंबर 1 समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य और नंबर 3 अखंडता। इस प्रकार साथियों, संविधान की प्रस्तावना पर अपन ने संपूर्ण व्याख्यान को सुना। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या या किसी भी प्रकार की जो शंका है उसको हमसे पूछिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।